हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संगीत का जो महत्वपूर्ण सेशन होता है, वही सेशन अभी लगातार हम करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग बेसिक से देखते चल रहे हैं और आगे इसी तरह से हम लोग देखते चले जाएँगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं बस वही सबको मैं शामिल करके आप लोगों को धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलिए हम देखेंगे पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पुराने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जितना भी सेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक राग में इनमें से कौन-सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? भैया कौन-सा वैसा स्वर है जो कभी वर्जित नहीं होता है? क्या मध्यम है, षड्ज है या फिर निषाद है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, कभी भी नहीं वर्जित होने वाला स्वर आपका सा है, जो कि जिसको षड्ज बोलते हैं। और षड्ज जो है ये किससे उत्पत्ति मानी जाती है? मोर से, ठीक है? मोर। आपको पक्षी के बारे में पूछा जाएगा तो मयूर या मोर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और भातखंडे के अनुसार जो है कभी भी ये नी जो है ना भई, नी, ये कभी भी वादी स्वर नहीं बना है, ठीक है? वादी स्वर नहीं हो सकता है, ठीक है? कौन-सा? नी। चलिए, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक राग में आवश्यक है। क्या आवश्यक है भई? आरोह-अवरोह, वादी-संवादी या रंजकता? क्या इसमें जवाब होना चाहिए? तो यहाँ जवाब होना चाहिए उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आरोह-अवरोह भी होना चाहिए प्रत्येक राग में, वादी-संवादी भी होना चाहिए प्रत्येक राग में और प्रत्येक रागों की रंजकता भी होनी चाहिए। इसलिए हमारा आंसर बनेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है कि जिन रागों में सप्तक के 6 स्वरों का प्रयोग होता है, उस राग को क्या कहते हैं? क्या संपूर्ण कहते हैं, षाडव कहते हैं या फिर औडव कहते हैं? क्या कहते हैं भई? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण राग वे होते हैं जिसमें कि सप्तक के 7 स्वरों का प्रयोग होता है। औडव राग वे होते हैं जिसमें क्या सप्तक के 5 स्वरों का प्रयोग होता है। तो बचा एक आपका षाडव, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होगा, वो आपका षाडव कहलाएगा, ठीक है? देखेंगे चौथा नंबर का प्रश्न है, सभी रागों को गायन के आधार पर कितने समूहों में विभाजित किया गया है? गायन के आधार पर क्या समूह बताना है भाई? क्या 2 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 4 प्रकार? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार। यानी कि कौन-कौन से प्रकार हो जाते हैं? तो एक तो आपका हो जाता है पूर्व राग, ठीक है? दूसरा क्या हो जाता है? उत्तर राग, जिसको कि इसको पूर्वांग कहते हैं भी और इसको क्या कहते हैं? उत्तरांग भी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न है कि दोपहर से आधी रात के बीच गाए जाने वाले रागों को क्या कहेंगे? देखिए, दोपहर यानी कि जब 12 बजे दिन जब होगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? शाम में, यानी कि 12 बजे रात्रि तक। तो 12 बजे का ये दिन है और दिन से आप कहाँ जा रहे हैं? रात्रि में अगर बढ़ रहे हैं, तो इन समय इसके बीच में जो राग गाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोपहर यानी कि दिन की बात हो रही है, तो दोपहर से रात्रि में जब जाएँगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूर्व राग या फिर पूर्वांग राग, ठीक है? पूर्वांगवादी राग। तो ऐसा। और अगर मान लिया जाए आपसे पूछेगा कि अगर 12 बजे रात्रि दे दे, रात्रि से अगर 12 बजे दिन की अगर बात करेगा तो रात्रि से दिन की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तरांग हो जाएगा, ठीक है? उत्तरांग उस रागों को क्या कहते हैं? जितने भी राग उसके बीच में जो गाए जाएँगे वो सब उत्तरांगवादी राग कहलाएँगे, ठीक है? चलिए, देखेंगे छठा नंबर प्रश्न है कि दसविध जाति लक्षण में कौन शामिल नहीं है? क्या मूर्छना है, अंश है, न्यास है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है? तो जाति के अगर लक्षणों की बात करेंगे तो 10 लक्षण हमारे पास बताए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कौन-सा शामिल नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं वाला, क्योंकि मूर्छना नहीं होगा। कौन-सा है? अंश है, न्यास है, ग्रह है, अपन्यास है, अल्पत्व होता है, बहुत होता है, औडत्व, साडत्व, मंद्र और तार। इस तरह से कुल 10 हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, शुद्ध जातियों में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? अगर जातियों की बात करेंगे तो जातियाँ भई आपके कितनी हैं? 18 जातियाँ हैं। एक तो आपके 7 इसमें हो गया शुद्ध, और आपको पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं अभी जो चल रहा हूँ बस बेसिक से चल रहा हूँ और टॉपिक वाइज़ टॉपिक जो है जहाँ से जितने प्रश्न बन रहे हैं बस वो कराते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है? तो आगे आप लोग के लिए जो आने वाले हैं टोटल, मतलब जितना भी आपका जो है सिलेबस सारा कवर कर लेंगे और सारा सिलेबस हम कवर करवा देंगे, तो उसी राह पे चल रहे हैं धीरे-धीरे से। तो देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा 18 नंबर, ये
ये 18 जातियां हो गई आपका, तो इसमें 7 शुद्ध और 11 विकृत माने जाते हैं। तो ये जो 7 जो आपका शुद्ध है ना, शुद्ध पूछ रहा है, तो वही पूछ रहा है कि शुद्ध जातियों में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। तो जो भी स्वर आपके जो है शुद्ध जातियों में, तो शुद्ध जातियां जितनी भी हैं वो कितने किससे बनी हैं, तो स्वरों से बनी है। और स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपके सरस ग्राम में कितने 4 शुद्ध जातियां हैं और मध्यम ग्राम में कितने 3 शुद्ध जातियां हैं। तो ये स्वर भी कुल कितने होते हैं, 7, और ये आपकी कितने हो गए, कुल मिलाकर 7 हो गए। तो सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे 8वां नंबर का प्रश्न है कि साड़जी और गांधारी को मिला देने से कौन सी विकृत जाति की रचना होती है। तो एक तो आपका साड़जी और दूसरा क्या हो जाएगा, गांधारी। ठीक है, साड़जी और गांधारी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, साड़जी क्या है, ये आपका शुद्ध जो है आपका षड्ज ग्राम का शुद्ध जाति है। गांधारी क्या है, ये मध्यम ग्राम का शुद्ध जाति है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो मिलाने से क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा क्या, षड्ज कौशिकी, उत्तर मंद्रा या सौबीरी। तो जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, षड्ज कौशिकी। क्योंकि उत्तर मंद्रा क्या है भाई, उत्तर मंद्रा जो है आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, मूर्छना है षड्ज ग्राम की, पहली मूर्छना है। सौबीरी क्या है, ये भी मूर्छना है और ये मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 9वां नंबर का कि जाति वर्गीकरण के पश्चात इनमें से किसका जन्म हुआ है। तो जाति वर्गीकरण के बाद जो है कौन सा वर्गीकरण आया है, किसका जन्म हुआ है, ये बताना है। क्या राग वर्गीकरण, क्या मेल वर्गीकरण या फिर ग्राम वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो जवाब होगा 9वां नंबर का, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ग्राम वर्गीकरण। ठीक है, तो ये किसके बाद आया है, तो किसके पश्चात, तो जाति वर्गीकरण के पश्चात। आगे देखेंगे 10वां नंबर का प्रश्न है हमारा, पूछ रहा है प्रश्न कि सर्वप्रथम इनमें से किसने ग्राम राग को जाति अथवा राग के समान सुंदर और गेय बनाया है। तो क्या नारद हो जाएंगे या फिर भरत या फिर मतंग। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, यहाँ जवाब हो जाएगा, यहाँ पे जवाब क्या होने वाला है, तो यहाँ जो जवाब होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतंग। इन्होंने ही क्या किया है कि ग्राम रागों को जाति अथवा राग के समान जो है सुंदर और गेय बनाया है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में। और सर्वप्रथम जो है किसमें, राग की जो राग शब्द का जो उल्लेख मिलता है इन्हीं मतंग के ग्रंथ में मिलता है। कौन सा ग्रंथ है उनका, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा उनका ग्रंथ है। ठीक है, बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न है हमारा कि प्राचीन ग्रंथों में ग्राम रागों की संख्या कितनी बताई गई है। तो दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में अगर बात कर लेंगे ग्राम रागों की संख्या की कितनी बताई गई, क्या 38 है, 30 है या फिर आपके 40 है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 30 हो जाएगा। क्योंकि ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई है, 30 मानी गई है। और इसे जो है गीतियों, 5 प्रकार की जो गीतियां है ना भाई, कौन कौन से हैं, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। तो 5 प्रकार की गीतियों में भी इनको विभाजित किया गया है और उनकी जो है अलग अलग भी संख्या बताई गई है कि शुद्धा में कितने हैं, भिन्ना में कितने हैं, गौड़ी में कितने हैं, बेसरा में कितने और साधारणी में कितने हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बता चुका हूँ। वो आप लोग अगर रेगुलर हमारे साथ बने हुए होंगे, देखते होंगे सारे सेशन को, तो आप लोग ये सब सारा कुछ जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का प्रश्न, 18 जातियों से कितने ग्राम रागों की उत्पत्ति मानी गई है। भाई देखिए, अभी जो मैंने बताया ना कि प्राचीन ग्रंथों में जो है कितने ग्राम रागों की संख्या मानी गई है, देखिए तो वही जो है ग्राम रागों की जो संख्या है वो कैसे माने गए हैं, तो वो 18 जातियों से है। ठीक है, कितने रागों की उत्पत्ति, ग्राम रागों की उत्पत्ति, तो वही अभी मैंने जो बताया कि प्राचीन ग्रंथ में कितने थे, तो 30 थे। तो 30 वो किसके थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ला दिया कि 18 जातियों से हैं। ठीक है भाई, 18 जातियों से, क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए आपसे जो है एक सवाल करते हैं कि इसको जो है गीति के आधार पर अगर बांटा गया है तो इसमें शुद्धा के अंतर्गत जो है, शुद्धा के अंतर्गत ग्राम रागों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक सवाल आपसे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि ग्राम राग ही आगे चलकर आधुनिक, खाली स्थान, उसके बाद फिर में विकसित हुए। क्या आधुनिक राग में विकसित हुए, मूर्छना में विकसित हुए या फिर ध्रुपद में विकसित हुए। तो बताना है ग्राम राग ही आगे चलकर आधुनिक राग में, मूर्छना में या ध्रुपद में। तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलकर ये क्या हुआ, आधुनिक राग में विकसित हो गया। कौन, तो ग्राम राग ही आगे चलकर आधुनिक राग में विकसित हुआ है। ठीक है,
चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर का, ऐसा राग जो स्वतंत्र हो जिसमें किसी राग की छाया न दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? क्या संकीर्ण कहेंगे, शुद्ध राग कहेंगे या फिर छाया लग कहेंगे? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जो क्या है स्वतंत्र है और उसमें किसी राग की छाया नहीं भाई, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका शुद्ध राग होगा, क्योंकि किसी की भी छाया दिखाई नहीं दे रही है। संकीर्ण क्या होगा ये मैं बता चुका हूं और छाया लग क्या है ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो संकीर्ण व राग वैसे होते हैं जिसमें कि एक राग में बहुत सारे रागों की छाया होती है, और छाया लग वो होते हैं जिसमें एक रागों में दूसरे राग की छाया लगती है। ठीक है, चलिए देखेंगे 15 नंबर प्रश्न हमारा है कि मुल्तानी तोड़ी और कल्याण, कल्याण ये जो है आपके कैसे राग हैं? एक तो आपका मुल्तानी है, दूसरा है आपका तोड़ी और तीसरा है आपका कल्याण। तो ये कैसे राग है? क्या शुद्ध राग के अंतर्गत आएंगे, संकीर्ण राग के अंतर्गत आएंगे या फिर छाया लग के अंतर्गत आएंगे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध राग। ठीक है, शुद्ध के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, छाया लग में कौन सा, जैसे कि आपका छाया नट हो जाता है, ये सब क्या है, ये आपके किस राग में, छाया लग में। जैसे संकीर्ण की बात करें तो भैरवी हो जाएगा। ठीक है, भैरवी जो है, पीलू है, ये सब क्या है, ये सब संकीर्ण राग है। ठीक है, चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न हमारा है, 10विध राग वर्गीकरण में सारंगदेव ने कितने जाति लक्षण और जोड़े हैं भाई? पहले कितने थे? 10, और जोड़े हैं सारंगदेव ने कितने? तो टोटल कितने हो जाने चाहिए? तो हो टोटल जो सारंगदेव ने बताया है वो बताया है 13। तो भाई 10 में कितना जोड़ा है आपको आंसर देना है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। यानी ये 13 है तो यानी 3 जोड़े हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाता है संन्यास, दूसरा विन्यास और तीसरा अंतर्मार्ग, यही तीनों जोड़े हैं भाई। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन? आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके प्यारे से कमेंट का बहुत इंतजार रहता है मुझे। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न हमारा है, संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में भाई? क्या 19 है, 10 है या फिर 72 है? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगीत रत्नाकर जो है 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है और आपके सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि कितने, सभी रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। 19 की बात करें तो कर्नाटक संगीत में 19 मेल का प्रचलन है, और 72 की बात करें ये क्या है, तो ये वेंकटमुखी ने 72 मेलों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि आधुनिक थाट का पर्यायवाची है। क्या पर्यायवाची है भाई? ठीक है, समानार्थी कह लें, पर्यायवाची कह लें तो एक ही चीज होगा। क्या होगा? स्वर होगा, मेल होगा या फिर आपका ग्राम होगा। तो जवाब यहाँ पे स्पष्ट है आपका आधुनिक थाट, तो क्या हो जाता? मेल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, मेल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है कि मध्यकाल में इनमें से किसका प्रचलन था? मध्यकाल की बात हो रही है भाई, तो मध्यकाल में क्या जाति गायन था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्राचीन काल में था। मेल थाट, मेल राग क्या था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल राग का प्रचलन था प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में, सॉरी मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में। प्राचीन काल में मैंने क्या बताया? जाति गायन। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों मध्यकालीन मेल राग वर्गीकरण किस वर्गीकरण का विकसित रूप है? ठीक है, मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन मेल राग वर्गीकरण किस वर्गीकरण का विकसित रूप है? यानी कि मध्यकाल में जो हुआ है ना मेल राग वर्गीकरण, वो प्राचीन किसका विकसित रूप है ये आपको बताना है, किसका विकसित रूप है। ठीक है, तो किसका विकसित रूप है? तो ये जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन मूर्छना वर्गीकरण।